हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए हमारा जो टॉपिक था जेनेटिक्स का, तो जो जेनेटिक्स का जो टॉपिक है इसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था उसके अंदर हमने जेनेटिक्स की जो डेफिनेशन थी, इनहेरिटेंसी की डेफिनेशन थी, इसके बाद जो है वेरिएशन की डेफिनेशन थी, जेनेटिक करेक्टर की डेफिनेशन थी। इसके बाद हम बात करें कि जो मेंडल से जो है एक्सपेरिमेंट थे मेंडल के, उन एक्सपेरिमेंट की बात थी। तो एक्सपेरिमेंट जो है हम सीधा सा ये कहें कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो गार्डन पी या पाइसम सटाइवम पर किया था। इसके बाद जो है मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे उसके, और 7 कैरेक्टर लेकर के उसने हाइब्रिडाइजेशन करवाया या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करवाई, डाटा उनको कलेक्ट किया और एनालिसिस किया, और रूल जो है उनको प्रपोज किया। लेकिन अब यहाँ पर ये आ जाता है कि जेनेटिक्स में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जिनका यूज किया जाता है, और ये जो टर्मिनोलॉजी होती है यदि इनको देखेंगे, टर्मिनोलॉजी जो है इनकी जो वर्डिंग है किसका क्या मीनिंग होता है, ये चीज समझना बहुत ही कंपलसरी होता है। यदि ये टर्मिनोलॉजी नहीं आती है तो हम ये कहें जेनेटिक्स के अंदर कोई भी पार्ट नहीं आता है, क्योंकि इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी हमने जो लिखी है ये टर्मिनोलॉजी हर एक एक्सपेरिमेंट के अंदर आती रहेंगी। इनमें से ये कहें कि लगभग सभी टर्मिनोलॉजी जो है वो सभी लगभग एक्सपेरिमेंट में आएंगी या यूज होती है, मैक्सिमम यूज होंगी हर एक्सपेरिमेंट में। तो इनका क्या मीनिंग होता है वो याद होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए टर्मिनोलॉजी है, इनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ कि रिप्रोडक्शन के अंदर किस तरीके से प्रोसेस चलेगी, उसके बेस पर ये टर्मिनोलॉजी होती है उनकी स्टडी करेंगे हम। देखिए जब भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर मीटिंग की प्रोसेस होगी, कॉपुलेशन की प्रोसेस होगी, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट से हम ये कहें एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से एक छोटे बच्चे जो है उसका बर्थ हो जाता है। इसके बाद हम बात करें कि उससे अडल्ट बनता है। तो एक बार देखिए इसको कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर हम बात करें, एक तो होता है मेल, सेकंड जो है फीमेल। मेल एंड फीमेल जो होते हैं उनके द्वारा रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। इनहेरिटेंसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को ही शो करता है। अब यहाँ पर जो मेल होते हैं, इस मेल के अंदर देखिए हम ह्यूमन बीइंग का ही एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये अच्छे समझ में आए। ह्यूमन बीइंग की यदि बात करें, इसकी एक सेल में 46 क्रोमोसोम रहते हैं। 46 है, फीमेल में भी 46 ही होते हैं, यानी मेल में भी और फीमेल में भी। यानी ह्यूमन बीइंग जो है उसकी बॉडी की जो एक सेल होगी उस सिंगल सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे। फिक्स है, यानी ये कहीं कांस्टेंट है, चाहे किसी भी कंट्री में किसी भी जगह पर जाकर देखें, किसी भी सेल में देखेंगे तो 46 ही मिलेंगे। इसके बाद यहां पर होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन, और गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उस समय होती है मियोसिस। मियोसिस की प्रोसेस होगी या गैमेटोजेनेसिस होता है। इसका दूसरा जो नाम है वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस या मियोसिस की जब भी प्रोसेस होगी तो एक सिंगल सेल, देखिए ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम की बात करें तो ये एक सिंगल सेल के हैं। तो यहां पर जो है 46 जो क्रोमोसोम है ये डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट्स में, और 23 क्रोमोसोम जो होते हैं इसमें डिवाइड हो जाते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको बोलते हैं गैमेट्स। गैमेट्स कौन से? मेल है तो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। इसी प्रकार से हम ये कहें कि जो फीमेल है, इस फीमेल की बात करें, फीमेल में भी 46 है एक सेल में,
जब इसके अंदर मियोसिस की प्रोसेस होगी या गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी तो इससे उसी प्रकार से 23 क्रोमोसोम के 2 सेल्स बन जाएंगे, गैमेट्स बन रहे हैं। तो ये प्रोसेस होती है। अब देखिए इस प्रोसेस को यहां तक देखिए। हमने ये कहा कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस समय मेल एंड फीमेल जो रहते हैं वो इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। यदि हम बात करें कि जो मेल रहता है उसके जो टेस्टिस होता है उसमें मियोसिस की प्रोसेस से गैमेट्स बनते हैं जिसको स्पर्म बोलते हैं। फीमेल जो है उसकी ओवरी में मियोसिस की प्रोसेस से गैमेट्स बनते हैं जिनको हम एग बोलते हैं। अब जब रिप्रोडक्शन होता है, कॉपुलेशन होता है, मीटिंग होती है, उस समय एक मेल गैमेट्स एक फीमेल गैमेट्स से फ्यूज हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इसके बाद हम कहें कि ये जो है एक मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट्स। देखिए ये इससे किसी से भी, ये इन दोनों में से किसी से भी, तो हम ये कहें कि यहां पर 23 है 46 और ये जो स्ट्रक्चर होती है, जो संरचना, इसको बोलते हैं जाइगोट। और इस जाइगोट जो है ये है, इसका होता है व्रण। जब इसका व्रण होगा तो उसके बाद यहां पर देखिए इससे एम्ब्रियो और इस एम्ब्रियो से हम ये कहें कि अडल्ट बनेगा। और ये अडल्ट जो है, इस अडल्ट में फिर यही प्रक्रिया रिपीट हो जाती है। तो यहां पर देखिए हम ये कहें कि ये प्रोसेस होगी। तो यहां पर एक तो ये देखना जो 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम में 23 तो इधर से और 23 इधर से, एंड 23 क्रोमोसोम मेल से एंड 23 क्रोमोसोम फीमेल से यहां पर आते हैं और 46 हो जाते हैं। हो गई है। तो इस तरीके की प्रोसेस होती है। देखिए इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि टर्मिनोलॉजी है वो इसी के बेस पर आएंगी। काफी डेफिनेशंस या ये जो वर्डिंग है इनका मीनिंग इसी पार्ट पर निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये कहा कि 46 क्रोमोसोम में जब गैमेटोजेनेसिस होगा 23 इसी प्रकार से इधर, लेकिन जब ये फर्टिलाइजेशन करेंगे या फिर करें फ्यूज होते हैं, फ्यूजन की प्रोसेस हो गया फर्टिलाइजेशन, तो उससे मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होने से 46 हो जाते हैं। और फिर जो अडल्ट होगा इस अडल्ट में यानी अब 46 फिर इसके बाद फिर इसमें वही है कि मियोसिस होगा और इस मियोसिस के बाद फिर वही गैमेट्स बनेंगे, फिर रिप्रोडक्शन होगा। तो यहां पर देखिए ये जो 46 आए इनमें से फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। अब यहां पर ये एक अच्छे से ध्यान देना है कि ये जो है इसके अंदर ये 46 सभी डिफरेंट टाइप के नहीं है बल्कि ये पेयर में होते हैं। तो यहां पर जो 46 क्रोमोसोम है इनमें से देखिए इस तरीके से ये क्रोमोसोम जैसे मेल का है तो ऐसा ही क्रोमोसोम एक फीमेल से आएगा, यानी एक मेल से एक फीमेल से। ऐसे ही हम कहें कि ये एक मेल से और एक फीमेल से। देखिए एक मेल एक फीमेल से, एक मेल एक फीमेल से, यानी हम कहें मेल फीमेल। इसी प्रकार से एक और देखें इस तरीके से मेल फीमेल। ऐसे ही हम बात करें तो और देख सकते हैं, जैसे ये हुआ मेल फीमेल। ऐसे यदि हम करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 ऐसे 23 पेयर बनेंगे, यानी 23 पेयर का मतलब हुआ 46 इस तरीके। तो यहां पर देखिए 26 पेयर होंगे
इन पेयर में एक क्रोमोसोम मेल का और दूसरा फीमेल का, दूसरे पेयर में सेकंड पेयर में एक मेल का एंड एक फीमेल का क्रोमोसोम, थर्ड पेयर में एक मेल एंड एक फीमेल का क्रोमोसोम, ऐसे फोर्थ, ऐसे करते हुए 23 पेयर बन जाते हैं। तो जो क्रोमोसोम है वो पेयर में प्रेजेंट होंगे, या कहे कि हम एक जैसे दो क्रोमोसोम यानी 2 क्रोमोसोम सेम होते हैं, जिनमें एक मदर से एक फादर से आता है। तो इस तरीके से ये हो गए। तो ये था पार्ट इसका। अब देखिए ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये इन क्रोमोसोम के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जैसे ये पार्ट इस तरीके से। इस क्रोमोसोम पर ऐसे पार्ट रहते हैं, इस पर भी ऐसे ही पार्ट होते हैं। और ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ये जो हमने कहा था जेनेटिक कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफ स्पेयरिंग में ट्रांसमिट होते हैं। तो जो कैरेक्टर होते हैं उनको ट्रांसमिट करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है, वो स्ट्रक्चर इन क्रोमोसोम पर जो एक छोटा सा पार्ट है वो होती है, जिसको बाद में जीन कहा गया। तो ये जो पार्ट है ये इनको ट्रांसमिट करने का फंक्शन करते हैं। तो ये पार्ट था। देखिए ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बहुत अच्छे से ध्यान में होना चाहिए ताकि ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ सके। बल्कि कोई हार्ड पार्ट नहीं है, सिंपल सा है। मेल एंड फीमेल जो रहते हैं उनमें मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स बनते हैं। मेल गैमेट्स के अंदर 23 क्रोमोसोम, फीमेल में 23 हैं। जब फ्यूज होते हैं तो 46 हो जाते हैं। 46 क्रोमोसोम की यदि बात करें तो ये पेयर में पाए जाते हैं, तो 23 पेयर होते हैं। एक पेयर में यानी एक सिंगल पेयर में एक क्रोमोसोम फीमेल का एंड अदर जो सेकंड क्रोमोसोम है वो मेल का होता है। इस तरीके से जो 23 जो पेयर हैं उनमें एक क्रोमोसोम है मेल का एंड दूसरा जो सेकंड क्रोमोसोम रहेगा वो फीमेल का होगा। इस तरीके से होते हैं। अब देखिए इसके बाद हम ये टर्मिनोलॉजी है इनको एक एक को देखते हुए चलते हैं। इसमें से जो फर्स्ट आती है तो वो है जीन या फैक्टर। देखिए फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है जिसको हम यूज में ले रहे हैं वो है जीन। ये जीन की यदि बात करें तो हमने ये कहा मेल एंड फीमेल दोनों में पाए जाते क्रोमोसोम, यानी ये जो पार्ट है ये पेयर के अंदर प्रेजेंट है, ये पार्ट, और ये हुए क्रोमोसोम। ये पार्ट जेनेटिक कैरेक्टर है, उनको जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट करने का जो फंक्शन है वो क्रोमोसोम का है। अब हमने ये कहा 23 क्रोमोसोम, 23 पेयर क्रोमोसोम या 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो यहां पर देखिए एक एनिमल की या एक प्लांट की बात करें तो उसमें कैरेक्टर तो काफी अधिक होते हैं। जैसे हम अपनी बात करें कि 23 कैरेक्टर न होकर या 46 कैरेक्टर न होकर के हमें कई थाउजेंड्स या लाखों में कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो ये जो कैरेक्टर होते हैं इसका मतलब एक क्रोमोसोम एक कैरेक्टर का कंट्रोल करता है, तो 46 ही कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कैरेक्टर देखिए कि जैसे हम बात करें कि ये अपने जो फिंगर्स होते हैं इनके फॉर्मेशन की बात करें, एक क्रोमोसोम एक फिंगर का फॉर्मेशन करता है, तो हम ये कहें कि 20 फिंगर हुई। 20 फिंगर हमारी बॉडी में, इनका फॉर्मेशन के लिए 20 क्रोमोसोम हुए। ऐसे बॉडी के जो दूसरे पार्ट है जैसे आई है, हार्ट है, नोज है, ब्रेन है, स्केलेटन है, इनको कंट्रोल करने के लिए भी क्रोमोसोम चाहिए। तो ऐसे हम ये कह सकते हैं कि कैरेक्टर काफी अधिक है, क्रोमोसोम तो कम है। तो हम ये कहें कि क्रोमोसोम का एक छोटा टुकड़ा यानी ये पीस ऑफ क्रोमोसोम, ये पार्ट एक पीस ऑफ क्रोमोसोम, ये एक कैरेक्टर को या एक ट्रेट को कंट्रोल करता है। तो ये पीस, ऐसे ही एक ये अदर पीस, ये भी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ये पीस एक कैरेक्टर को
ये पीस एक करेक्टर को, और ये पीस एक करेक्टर को, और ये पीस एक करेक्टर को। अब देखिए, एक क्रोमोसोम में 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए। इसका मतलब एक क्रोमोसोम 6 करेक्टर का कंट्रोल कर रहा है। तो यहां पर हम ये कहें कि एक क्रोमोसोम का जो छोटा पार्ट है, यानी ए पीस ऑफ क्रोमोसोम विच कंट्रोल जेनेटिक करेक्टर, कि जेनेटिक करेक्टर को कंट्रोल करने वाला क्रोमोसोम का एक छोटा पीस जो रहता है वो जीन कहलाता है। तो यहां पर हम ये कहें, देखिए, द फैक्टर दैट कंट्रोल वन करेक्टर, सबसे सिंपल सा अर्थ है ये, द फैक्टर दैट कंट्रोल वन करेक्टर को कंट्रोल करने वाले एक फैक्टर को या क्रोमोसोम के पीस को हम जीन कहते हैं। तो ये जो जीन हुआ, अब यदि हम बात करें इस जीन की, तो यहां पर देखिए जीन जो है, तो यहां पर जो फैक्टर है, फैक्टर वर्ड जो है ये मेंडल ने दिया था। कि मेंडल ने, कई बार देखिए प्रश्न पूछा जाता है, इस तरीके से आता है कि जो मेंडल है उसने जेनेटिक करेक्टर को ट्रांसमिट करने वाली यूनिट को क्या कहा, फैक्टर। लेकिन इसी फैक्टर को बाद में जोहानसन ने जीन कहा। जो जीन वर्डिंग है, ये जीन वर्डिंग दिया जॉनसन ने, फैक्टर जो वर्डिंग दिया था वो दिया था मेंडल ने। तो फैक्टर एंड जीन की डेफिनेशन कॉमन होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। इसके बाद देखिए कि यहां पर हम बात करें कि एक ये भी होता है कि जीन जो होता है जेनेटिक्स की यूनिट होती है। तो यूनिट ऑफ जेनेटिक्स इज जीन। इसके बाद हम अगली जो टर्मिनोलॉजी है इसकी बात करें, एलिल या एलिलोमॉर्फ। इसकी बात करें तो हम ये कहें that two alternate form of a gene, इसका अर्थ देखिए कि हमने ये कहा कि क्रोमोसोम होंगे पेयर में, यानी ये क्रोमोसोम किस में मिलेंगे, पेयर में मिलेंगे। पेयर का मतलब होगा कि दोनों क्रोमोसोम सेम है। देखिए हम बात करें कि जैसे ये मार्कर है, इन मार्करों की बात करें तो ये पेयर में नहीं है। यदि एक रेड कलर का मार्कर और होता तो हम ये कहते हैं कि वन पेयर रेड कलर मार्कर है। ऐसे ब्लैक कलर की बात करें तो एक और होना था, तब हम कहते हैं कि वन पेयर ब्लैक मार्कर है। इसी प्रकार से हम ये कहिए सिंगल है। और यदि पेयर की बात करें तो हम ये कहें कि एक कॉपी जो होती है, यानी सेम जो ग्रुप रहता है टू का वो सेम मिलेगा। तो यहां पर देखिए इसका मतलब ये रहता है जिस करेक्टर को ये कंट्रोल, यानी करेक्टर ए को ये कंट्रोल कर रहा है, बी को कर रहा है, सी को कर रहा है, या फिर कहें जैसे ये डी को कर रहा है, ये एफ को कर रहा है, ये ई को कर रहा है, इस तरीके से। मान लेते हैं कि ये मेल से आया, तो जो इसका पेयर करने वाला जो अदर क्रोमोसोम है वो जो फीमेल से आएगा उसमें भी सेम ग्रुप मिलेंगे। इसी तरीके से कि ए बी सी, और इसके बाद हम बात करें ई डी और एफ। देखिए ई इधर है तो इसका भी इधर रहेगा। ऐसा नहीं है कि डी और इधर आ गया, ई इधर आ गया, ऐसे कभी चेंज नहीं होंगे। जहां पर एफ जो टर्मिनल पार्ट है तो इसका भी टर्मिनल ही होगा। ए इसका फर्स्ट है तो इसका भी फर्स्ट रहेगा। तो इस तरीके से हमने ये कहा कि एक जो जीन है उस जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म होती हैं। यहां पर हमने ये कहा है कि टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, एक जीन की टू अल्टरनेट फॉर्म होती है। अब ये टू अल्टरनेट कैसे हैं, अब देखिए कि हम ये कहें कि जैसे ये एफ है, ये बॉडी कलर को कंट्रोल करता है, तो ये भी बॉडी कलर को ही कंट्रोल करेगा। ये हो सकता है अल्टरनेट कि ये बॉडी कलर को डार्क करता है तो ये लाइट कर सकता है, लेकिन दोनों कलर को ही कंट्रोल करेंगे।
ये भी हो सकता है ये बॉडी कलर को डार्क करता है तो ये बॉडी कलर को लाइट कर सकता है। ऐसे जैसे आई कलर की बात करें, ये आई कलर को ब्लू करता है और ये ब्राउन करता है। ऐसे अपोजिट भी हो सकता है, ये ब्राउन और ये ब्लू कर सकता है। तो हम ये कहें कि दोनों जो पार्ट है, दोनों पीस हैं, इनका फंक्शन सेम है, आई कलर को कंट्रोल करना। तो हम ये कहें एक जीन जो है वह 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है और वो भी अल्टरनेट होती हैं, और जो अल्टरनेट फॉर्म होती है उसको हमने एलील कह दिया। तो हम क्या कहें कि एक जीन की जो अल्टरनेट जो फॉर्म रहती है, उन अल्टरनेट फॉर्म को हम एलील कहते हैं। इसके बाद देखिए अगली जो टर्म्स आती है वो आती है होमोजाइगस। देखिए हमने ये कहा कि ये जो है ये कलर को डार्क करता है तो ये लाइट कर सकता है, ये डार्क भी कर सकता है, दोनों कंडीशनें हैं। देखिए एक जो क्रोमोसोम का जो पेयर है, इस पेयर की बात करें तो हमने ये कहा कि ये एफ है, ये लाइट करता है। दूसरा ये एफ है, इसका अल्टरनेट, ये इसका हम ये कहें डार्क करता है, इस तरीके से। तो एक लाइट कर रहा है तो दूसरा डार्क करेगा, या फिर दोनों लाइट कर सकते हैं, यानी दोनों लाइट भी कर सकते हैं, दोनों डार्क भी कर सकते हैं, और दोनों में से एक लाइट एक डार्क, या फिर ये डार्क और ये लाइट भी कर सकता है। ऐसे हो सकता है। यानी जो पेयर में जो क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम्स में जो पीस है या जीन रहते हैं वो इस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो यहां पर देखिए होमोजाइगस, होमोजाइगस का मतलब हुआ कि ये और ये दोनों सेम हो। जैसे ये लाइट करता है तो ये भी लाइट करता हो, ये डार्क करता हो तो ये भी डार्क करता हो, तो उसे कहते हैं होमोजाइगस। यदि हम बात करें हमारे एक्सपेरिमेंट है इसकी, तो जैसे मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए, इनमें एक प्लांट को टाल करता है तो दूसरा भी टाल ही करेगा, होमोजाइगस हुए। यदि ये ड्राफ्ट करता है तो ये भी ड्राफ्ट ही करेगा, इस तरीके से। तो ये क्या हुए, जैसे ये, यानी दोनों सेम है, या तो दोनों किसी कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे या फिर किसी को डिक्रीज करेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति को हम कहते हैं होमोजाइगस। तो बोथ द एलील, इन दो 2 एलील्स जो यहाँ पर हमने शो किए थे कि पेयर में क्रोमोसोम है, उन पर अल्टरनेट में 2 एलील होते हैं। तो क्या था, बोथ द एलील फॉर ए, both the allele for a trait are the same in a individual, कि एक इंडिविजुअल में दोनों जो एलिल होते हैं वो सेम ही हो, या फिर कहे दोनों या तो डोमिनेंट होते हैं या दोनों जो हैं वो रिसेसिव होते हैं। इसके बाद है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में कंडीशन ये रहेगी कि इस तरीके की कंडीशन, यानी एक ये है तो दूसरा ये रहेगा, एक डोमिनेंट है तो दूसरा रिसेसिव रहता है, एक उस करेक्टर को इंक्रीज करता है तो दूसरा डिक्रीज करता है। देखिए यहाँ पर कंडीशन ये थी दोनों इंक्रीज करेंगे या दोनों डिक्रीज करेंगे, यहाँ पर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा। तो इस प्रकार की स्थिति के अंदर तो हम ये कहें बोथ द एलील फॉर ए ट्रीट आर डिफरेंट इन ए इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में, यानी एक इंडिविजुअल में एक जीन के दोनों जो एलील प्रेजेंट हैं वो यदि डिफरेंट हो तो उसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। इसके बाद आ जाता है अगली जो टर्म्स होती है फिनोटाइप। फिनोटाइप का सीधा संबंध ये रहता है फिजिकली रूप से हमें जो करेक्टर जो है वो दिखाई दे रहे हैं उनको हम कहते हैं फिनोटाइप। देख कोई प्लांट है, टाल है या फिर कहें कि ड्राफ है। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर कोई व्हाइट है या पर्पल है या रेड है, तो डायरेक्टली हमें जो विजुअल है हमें दिखाई दे रहे हैं नॉर्मली, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या हुआ, विजुअल फिजिकल ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में हमें जो करेक्टर विजुअल होते हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, उनको हम कहते हैं फिनोटाइप। इसके बाद है जीनोटाइप। ये देखिए
ये स्थिति है, इसमें प्लांट जो है वो टाल है, इस स्थिति में भी टाल। दोनों के अंदर हम बात करें तो दोनों हमें टाल प्लांट दिखाई दे रहे, लंबे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमें दिखाई दिए दोनों लंबे। अब यदि हम बात करें इसकी जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप देखिए, इसके अंदर एक जो एलील या एक जीन है, ऐसा ये दूसरा है, यानी होमोजाइगस। लेकिन इसके अंदर ये जो है, ये कैसा है, ये टॉल, ये ड्राफ, तो इसका अंदर हेट्रोजाइगस। तो एक करेक्टर जो रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो जीन होते हैं वो होमोजाइगस हैं या हेट्रोजाइगस हैं, किस प्रकार के हैं, उनको यदि हम मेंटेन करते हैं, शो करते हैं, तब उसे कहते हैं जीनोटाइप। यानी एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो जीनीय स्ट्रक्चर होती है या जीन की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर जीनोटाइप। तो ये होगा द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए ट्रीट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको हम कह रहे हैं जीनोटाइप। इसके बाद हम कहें कि डोमिनेंट कैरेक्टर। देखिए, डोमिनेंट कैरेक्टर की हम बात करें तो अभी हमने जो एक एक्सपेरिमेंट किया, इसके अंदर देखिए हमने ये शो किया था कि इधर जो है मेल है, इधर फीमेल है। यहां पर जो क्रोमोसोम बने 23 यहां पर यदि हम बात करें तो देखिए ये जो पार्ट है 23, जब इनके अंदर हमने ये कहा रिप्रोडक्शन हुआ तो उस समय स्थिति ये होगी 46। अब देखिए, मैंने इसको एक कलर से शो किया, ये ग्रीन कलर है, ये ब्लैक कलर में है। तो जब ग्रीन और ब्लैक कलर में जब क्रॉस करवाया तो यहां पर देखिए कि इनसे जो ऑफ स्पेयरिंग जो प्रोड्यूस हुई उसमें ग्रीन कलर आया, ब्लैक कलर यहां पर प्रेजेंट नहीं हुआ। कौन सा शो हुआ है, ग्रीन कलर। तो जो कैरेक्टर शो हुआ है वही कैरेक्टर कहलाता है डोमिनेंट कैरेक्टर। तो हम क्या कहें कि जब देखिए क्रॉसिंग की क्रिया, क्रॉसिंग जो है, जब प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग की प्रोसेस की जा रही है तो यहां पर जो जर्नेशन प्रोड्यूस हुई है उस जर्नेशन में जो कैरेक्टर हमें विजुअल होता है, दिखाई देता है, वही डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। और जो जीन इस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है वो डोमिनेंट जीन हो जाता है। जो कैरेक्टर शो नहीं हुआ, यहाँ पर ब्लैक कलर यहाँ पर शो नहीं हुआ, यह रिसेसिव कैरेक्टर हुआ, और इस कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन को रिसेसिव जीन कहा। और हमने ये कहा था कि इसके लिए हम कैपिटल वर्डिंग यूज में लेंगे तो इसके लिए स्मॉल लेटर यूज में लेते हैं। तो इसका मतलब यहां पर ये हो जाता है इस तरीके से। तो यदि यहां पर इसको देखें तो डोमिनेंट कैरेक्टर, द कैरेक्टर एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन है हेट्रोजाइगस, जो अभी डेफिनेशन आई है कि पेयर के यदि दोनों एलेल कॉन्स्टिट्यूशन है अपोजिट दिखाई दे रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। तो हम ये कहें हेट्रोजाइगस कंडीशन में केवल सिंगल एलील जो है उसके कैरेक्टर हमें दिखाई देते हैं, विजुअल होते हैं, या फिर कहें रिप्रेजेंट होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। अगर दूसरा जो क्रोमोसोम रहता है उसके हमें कैरेक्टर शो नहीं होते हैं। तो जिसके कैरेक्टर शो हुए हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन, और इसको बोला जाता है F1 जर्नेशन। F1 जर्नेशन। तो यदि क्रॉसिंग की प्रोसेस होती है तो उनसे जो फर्स्ट ऑफ स्पेयरिंग प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं F1 जर्नेशन। तो हम ये भी कह सकते हैं F1 जर्नेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं उनको हम डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड ऐसे जीन जो उन कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं डोमिनेंट जीन होते हैं। रिसेसिव, तो देखिए इसके बाद द कैरेक्टर एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन
इसके बाद रिसेसिव की बात करें तो देखिए द करेक्टर विच इज नॉट एक्सप्रेस, देखिए नॉट एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन या F1 कंडीशन। इसके कारण तो देखिए ये कंडीशन थी, इसके कारण जो प्लांट होते हैं वो है टाल, लेकिन ड्रॉप जो है वो शो नहीं हुए और ये शो हुए। तो हम ये कहें हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये शो हुआ, ये शो नहीं हुआ, तो जो शो नहीं हुआ है ड्रॉप जो करेक्टर होता है वो हो जाएगा रिसेसिव करेक्टर, और इसको कंट्रोल करने वाला ये जो एलील है ये होता है रिसेसिव एलील। इसको देखिए मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू भी बता देता हूं कि जैसे अपने घरों के अंदर बात करें कि हम रहते हैं, तो हम रहते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब अपने से बड़े यानी हमारे जैसे मदर हैं, फादर हैं, यदि वो घर पर रहते हैं तो कोई भी बाहर से कोई व्यक्ति आता है, वो किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन लेता है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे जो फादर हैं या फिर हमसे जो बड़े हैं उनसे वो इंफॉर्मेशन लेता है। तो हम वहां पर प्रेजेंट हैं लेकिन हम वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, हम कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जिन्होंने रोल प्ले किया या फिर कहें हमारे जो पेरेंट्स थे वो क्या हो गए हैं, डोमिनेंट, और हम क्या हो गए हैं, रिसेसिव हो गए हैं, कि हम वहां पर कोई करेक्टर नहीं दिखा पा रहे हैं और वो अपना फंक्शन कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं या कहीं कोई डिसीजन दे रहे हैं। लेकिन कंडीशन ये हो जाती है कि जब हमारे पेरेंट्स नहीं हो तब तो हमें ही करना होगा, तो हम ये कहेंगे कि जब ये इस तरीके की स्टेज होती है उसमें ये करेक्टर शो करता है, यानी होमोजाइगस कंडीशन में ही रिसेसिव अपने करेक्टर शो करेगा, हेट्रोजाइगस में अपने करेक्टर शो नहीं करता है, ऐसी कंडीशन में करेगा। या फिर हम ये कहें हमारे पेरेंट्स यानी ये प्रेजेंट नहीं है तब ये जो करेक्टर है उनको शो कर देता है। तो इस तरीके से ये हुआ। अब इसके बाद देखिए कि अगला पार्ट पेरेंटल जर्नेशन। तो देखिए जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस समय मेल एंड फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी हम क्रॉस करवा रहे हैं, रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो जो फर्स्ट में मेल एंड फीमेल लेते हैं, तो मेल एंड फीमेल जो हम ले रहे हैं जिनसे हम रिप्रोडक्शन करवाएंगे तो ये मेल एंड फीमेल कहलाते हैं पेरेंटल जर्नेशन। तो हम ये कहें क्रॉसिंग की प्रोसेस में जो मदर एंड फादर जो हैं वो पेरेंटल जर्नेशन कहला रहे हैं। तो इसके बेस पर देखिए हम ये कहें द ऑर्गेनिज्म विच आर यूज्ड टू गेट न्यू हाइब्रिड ऑफ स्पेयरिंग, कि न्यू जो हाइब्रिड ऑफ स्पेयरिंग प्रोड्यूस करने के लिए, गेट यानी प्राप्त करने के लिए हम जो ऑर्गेनिज्म यूज ले रहे हैं, जो मेल एंड फीमेल या मदर एंड फादर जो यूज ले रहे हैं, तो ये मदर एंड फादर पेरेंटल जर्नेशन कहलाते हैं। इसके बाद देखिए अगला पार्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हम ये कहें कि ये प्रोसेस है, यही हाइब्रिडाइजेशन है, मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म में जो क्रॉस करवाया जाता है, रिप्रोडक्शन करवाया जाता है, तो इस रिप्रोडक्शन को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और जो ऑफ स्पेयरिंग प्रोड्यूस हुई है, इस ऑफ स्पेयरिंग को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोजेनी। तो यहां पर देखिए कि ये पार्ट हुआ कि क्रॉस बिटवीन पेरेंटल जर्नेशन, कि पेरेंटल जर्नेशन या फिर कहें मदर एंड फादर में जब क्रॉस करवाया जाए, या फिर कहें यहाँ पर जो पेरेंट्स रहेंगे वो होमोजाइगस रहेंगे, तो होमोजाइगस पेरेंट्स में जब क्रॉस की प्रोसेस करवाई जाती है तो इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और इससे अगला देखिए मोनोहाइब्रिडाइजेशन। तो मोनोहाइब्रिडाइजेशन का मतलब केवल सिंगल कैरेक्टर को हम ध्यान में रखते हुए क्रॉस करवाएं तब उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिडाइजेशन। जैसे मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए, 7 में से केवल सिंगल कैरेक्टर को हम ध्यान में रखें और फिर क्रॉस करवाएं तब हम उसे कहेंगे मोनोहाइब्रिडाइजेशन, कि एक कैरेक्टर के बेस पर एक्सपेरिमेंट करें। जैसे हमने केवल एक कैरेक्टर ये लिया, केवल ये कैरेक्टर लिया, तो हमने एक कैरेक्टर लिया और कैरेक्टर कौन सा हुआ, लेंथ का कैरेक्टर हुआ, तो लेंथ का कैरेक्टर लेकर के हमने एक्सपेरिमेंट किया, अदर कैरेक्टर की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं, तो ये हुआ मोनोहाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद डाई हाइब्रिडाइजेशन। यदि हम 2 कैरेक्टर हैं, जैसे 7 में से हमने ये 2 कैरेक्टर लिए,
तो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर करेक्टर कितने लिए हैं? 2 करेक्टर लिए, एक लेंथ का और एक जैसे सीड शेप का लिया हमने। इसके बाद देखिए ट्राई हाइब्रिडाइजेशन, यदि 3 करेक्टर को लेकर करें। पॉली हाइब्रिडाइजेशन, बहुत सारे करेक्टर को लेकर के हम क्रॉस की प्रोसेस करवाएं तो पॉली हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये सब पार्ट हुए। अब देखिए F1 F2 जर्नेशन क्या होती है। F1 जर्नेशन का मतलब है कि जब हम मेल एंड फीमेल, वो भी प्योर यानी पेरेंट्स मेल एंड फीमेल के बीच में हम क्रॉस करवाते हैं तो जो फर्स्ट में ऑफ स्पेयरिंग प्रोड्यूस होती है वो कहलाती है F1 जर्नेशन। और F1 जर्नेशन फिर रिप्रोडक्शन करती है तो यहाँ पर जो प्रोजेनी जो प्रोड्यूस होंगी उसको हम कहेंगे F2 जर्नेशन। तो F1 जर्नेशन जब पेरेंट्स में हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस करते हैं तो उनसे जो ऑफ स्पेयरिंग बनेगी F1 जर्नेशन। F1 जर्नेशन से जो रिप्रोडक्शन के बाद जो है अगली जर्नेशन बनती है उसको कहते हैं F2। F2 जर्नेशन रिप्रोडक्शन करेगी तो F3, F3 करेगी तो F4 जर्नेशन। इस प्रकार से जर्नेशन होती है। इसके बाद देखिए F1 करेक्टर या इनके जो रेशो रहते हैं, F1 जर्नेशन में जो करेक्टर शो होंगे वो F1 के हो जाएंगे और जो रेशो रहेगा उनकी बात करें F2 के अंदर करेक्टर शो हो रहे हैं वो F2 के। अब यहाँ पर आता है जो रेशो, फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक। F2 जर्नेशन में जो करेक्टर हमें विजुअल होते हैं वो फिनोटाइपिक। जैसे हम बात करें ये जो है टाल है, ये टाल है, ये टाल और ये ड्राफ है, यानी इस तरीके से देखिए टी टी और इस तरीके से यदि हम बात करें तो ये हो गया इस तरीके। तो ये ड्राफ है, बाकी सभी टाल है। जीनोटाइपिक की बात करें तो इसके अंदर देखिए ये हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस। तो जो इनकी जो जेनेटिक, तो देखिए ये जो करेक्टर हैं ये टाल है, ये प्लांट, ये फर्स्ट 3। तो ये जो शो हुए ये टाल शो हुए हैं तो हम क्या कहें इनको कि ये इधर से ये ड्राफ है तो ये होते हैं फिनोटिपिक, कि हमने देखा तो हमें लंबे कितने दिखाई दिए और छोटे कितने। लेकिन जेनेटिक रूप से देखे ये होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस। तो ये जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होती है यानी F2 जर्नेशन की जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होती है उसको हम कहते हैं F2 का जेनेटिक रेशो। और जो फिनोटाइपिक जो स्ट्रक्चर होती है उसको F2 जर्नेशन का फिनोटाइपिक रेशो। तो ये कुछ एक टर्म्स थी और बची हुई जो टर्म्स होती है उनको जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम करेंगे।